वेरी गुड मॉर्निंग। सेक्शन 28 के बाद ओएफएस के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे साथ में वो है आपका डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। आज से 3 साल पहले ये प्रोविज़न बड़ा छोटा हुआ करता था। ये सिंपल लिखा था कि भाई आपको अपने इक्विटी शेयर्स को, जो भी कंपनी है, उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। बट 2 साल 3 साल पहले ये प्रोविज़न में रूल्स जब इंसर्ट किए गए, राइट, सबसे पहले रूल 9 आया, फिर 9A आया और फिर 9B आया। तो 3 तरह के रूल्स जो आए हैं वो रूल्स आ गए, तब से ये प्रोविज़न बहुत लेंदी हो गया। पहले हम बात करें ओवरऑल क्या-क्या पढ़ना है हमको, वो हम बात करें ध्यान से। सबसे पहली बात तो हमको पढ़ना है सब सेक्शन 29, और सेक्शन 29 बात करता है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ की, टू बी इन डीमैट फॉर्म, कि भाई जो भी आप पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हों उसको कंपल्सरी आप डीमैट फॉर्म में इशू करोगे उसके शेयर्स, राइट। फिर बाद में क्या हुआ साहब, इस वाले में आ गए रूल्स आ गए, तो इन्होंने बाद में 3 तरह के रूल्स यहाँ पर लेकर आए हैं। एक है रूल नंबर 9, और रूल नंबर 9 बात करता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज की। करेक्ट। फिर रूल आया 9A, और 9A बोलता है कि भाई कुछ कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो हैं, राइट, देखो डीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज इस वाले में कॉन्सेप्ट किसके लिए है, प्राइमरीली कि भाई कंपनी जो भी लिस्टेड होने जा रही हैं उनको कंपलसरी डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स कन्वर्ट करवाने हैं। रूल 9A लगता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी कंपलसरी अपने शेयर्स डीमैट फॉर्म में करवाने पड़ेंगे। इस पर्पस के लिए कौन सा रूल लगने वाला है हमारे पास, रूल 9A, ये याद रखना। और एक रूल और आया, रूल 9B, आज से 3 साल पहले। ये प्रोविज़न बात करता है प्राइवेट कंपनी की। जब से ये प्रोविज़न आया, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी, स्मॉल प्राइवेट कंपनी, राइट, पब्लिक कंपनी तो स्मॉल होती नहीं है। अब ध्यान से, ये प्रोविज़न जो आए हैं, ये प्रोविज़न क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो भी कंपनीज़ हैं उनको अपने शेयर्स को क्या कराना है, सब डीमैट फॉर्म में कराना है कंपलसरी बेसिस पर। एक ऑप्शन। जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, रूल 9A में ज़माने भर के रूल्स हैं जिसमें बोला गया है कि भैया आपको डीमैट कराना है, कौन से फॉर्म में इश्यू करना है, क्या है कंसेप्ट, वो सारा 9A में बताया। और 9B बात करता है सब कौन सी वाली कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी की बात कर रहा है कि आपको भी अपने इक्विटी को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। चलें शुरू करें अपनी कहानी को कि किस तरीके से प्रोविज़न है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। बहुत ध्यान से याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगा। सब जब आप प्रैक्टिस में जाओगे या जॉब में जाओगे तब आपको ये प्रोविज़न, ये सेक्शन का ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरू करें कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन कौन सा है यार, 29। पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी कंपनी सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है उनको कंपलसरी डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स को देना है। फ्रेमवर्क क्या है सेक्शन 29 का, रूल्स के साथ में बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये वाला सेक्शन ओवरराइडिंग सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये किस वर्डिंग के साथ में स्टार्ट होता है, ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो, ये क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग वाला प्रोविजन है। सब ये बोल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो, जो हम बात कर रहे हैं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो सबसे पहले हमारे पास है रूल 29 में, रूल 29 में रूल 9 की बात करें, जो बात करता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पर्टिकुलर रूल में सब रूल हैं 3, सब रूल 1, सब रूल 2 और सब रूल 3। जो सब रूल 2 वाला है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2A और 2B के प्रोविज़न हैं। और याद रखना ये दोनों जो हैं, सब रूल 2 और 3, ये बात करते हैं शेयर वारंट की।
ये किस चीज़ की बात करते हैं आपसे? शेयर वारंट की, कि अगर मेरी कंपनी ने बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई शेयर वारंट इशू कर रखे थे, तो भैया आपको उन शेयर वारंट का प्रोविज़न कैसे क्या करना है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है, ध्यान से। तो कुल मिलाकर सब रूल 9 है। रूल 9 में कितने सब रूल हैं? 3 रूल सब रूल हैं, 1, 2, 3 और सेकंड वाले में 2 पॉइंट है, 2A एंड 2B। आगे फिर हम पढ़ेंगे सब अपना रूल कौन सा है यार? फिर अपना है रूल 9A और 9A कौन सी वाली कंपनीज के लिए है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है। ओवरऑल अगर यहाँ पर हम चलें तो रूल 1 से लेकर रूल 11 तक, तो 11 सब रूल हमारे सामने यहाँ पर हैं। रूल 9A को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है और 9B में इन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न को इन्होंने क्या बोल दिया यार, 9B में 2-4 कंडीशन अलग हैं, बाकी सारे के सारे जो 9A के प्रोविज़न हैं वही 9B पर लगने वाले हैं। चलो तो वन बाय वन स्टार्ट करें प्रोविज़न को। आपके दिमाग में ओवरऑल फ्रेमवर्क तो बन गया है कि भाई रूल 29 में ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा है। चले अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है ध्यान में रखने लायक, यहाँ पर जो आपका रूल 1 है उसमें 1A है, 1B है, 2 पॉइंट है। सब रूल 2 में कुछ भी पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। फिर 3A 3B है, फिर 5A 5B 5C, राइट। तो 3 तरीके के अलग अलग प्रोविज़न यहाँ पर हमको मिलने वाले हैं। ऐसे करके पूरे के पूरे हमारे पास सब रूल 10 और 11, ये पूरे के पूरे 11 तरीके के सब रूल जो 9A में हमको पढ़ना है, राइट। और 9A किसकी बात करता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। आपको अपने डीमैट किस तरीके से कन्वर्ट कराने हैं, इसके लिए डिस्कशन है 9A में। चले अब इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले हम बात करेंगे अपना 9 की। 9 के पहले ये जो सेक्शन है, सेक्शन 29 सबसेक्शन 1, सिक्योरिटीज टू बी इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म। याद रखना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉ ने बोला आपको कंपनी की सिक्योरिटीज इशू करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में इशू करना है? डीमैट वाले फॉर्मेट में इशू करना है। आगे किस किस कंपनी पर अप्लाई होगा? तो लॉ ने बोला हर कंपनी जो पब्लिक ऑफर लेकर आने वाली है। अरे भाई जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर तो ये प्रोविज़न पहले ही एप्लीकेबल हो गया 1956 वाले प्रोविज़न के हिसाब से। जो 2013 वाला सेक्शन कंपनीज एक्ट है तो उसमें सेक्शन नंबर 29 है, तो वो क्या बोल रहा है भाई, जो भी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है, पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, वो कंपनी को कंपलसरी अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, या सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये प्रिस्क्राइब्ड जो है, ये प्रिस्क्राइब्ड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये रूल्स की बात कर रहा है कि भाई रूल्स में हमने जो जो बोल दिया है, मतलब 9A और 9B वो क्लासेस ऑफ कंपनीज को भी कंपलसरी आपको अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ये रूल है यहाँ पर। आगे सच कंपनी शेल इशू सिक्योरिटी, ये कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करती हैं तो भाई तुझे इशू करना है वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्मेट में? डीमैट फॉर्म में ही इशू करना है और किसी फॉर्मेट में इशू नहीं करना है। चल तो सेक्शन 29 क्या बोलता है भाई, जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाने वाली है या जो कंपनी आपकी प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी है, और प्रिस्क्राइब कहाँ पर है? रूल्स में। रूल कौन सा है? रूल 9A एंड 9B की बात करेगा। तो वो वाली कंपनी को कंपलसरी अगर सिक्योरिटीज इशू करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप डीमैट फॉर्म में ही इशू करना, और किसी फॉर्म में इशू करने की बात नहीं करी गई है, ध्यान से। आगे प्रोविजन बोलता है सब। अब हम बात करें रूल 9 की, और रूल 9 बात करता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज की। ये बेसिक हो गया, ये किसी कंपनी विशेष को नहीं बोल रहा है, ये तो डीमैट के प्रोविजंस हैं, बहुत ध्यान से। सबसे पहला रूल 9(1) क्या बोल रहा है भाई, कि जो भी प्रमोटर होल्ड करता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जो आगे जाकर किस में कन्वर्ट होंगी? इक्विटी शेयर्स में। जो भी प्रमोटर क्या होल्ड करता है? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। याद रखना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ
क्या वर्ड लिखा है यार? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो जो भी प्रमोटर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होल्ड करता है उनके लिए ये सब रूल 1 कुछ बात बोल रहा है। तो लॉ ने बोला ओनली इन डीमैट फॉर्म ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर ऑफ, राइट, जो भी पब्लिक ऑफर लाने वाली है जो सिक्योरिटीज का, प्रोवाइडेड दैट, लॉ ने बोला सारी की सारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो प्रमोटर होल्ड करे हैं फिजिकल फॉर्म में, किस तारीख तक? जिस तारीख तक मैं पब्लिक ऑफर लेकर आने वाला हूं, भैया पहले काय में कन्वर्ट कराओ आप? डीमैट फॉर्म में। शेल, कोई विकल्प है क्या? ना, कोई भी विकल्प नहीं है। सीधी बात है, लॉ ये चाहता है कि भैया आईपीओ आने के पहले, पब्लिक इशू आने के पहले आपकी सिक्योरिटीज कंपलसरी डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये रूल 9(1) बोलता है। किसके लिए है ये? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्टेबल डिबेंचर आ गए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस आ गए। जो भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है एट लास्ट वो काय में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर्स में। तो लॉ ने बोला यार हम नहीं चाहते कि बाद में कोई मिसमैच रहे, तो आपको पहले हम इंश्योर करना है 9(1) के हिसाब से कि भैया पब्लिक ऑफर लाना चाहते हो, आईपीओ लाना चाहते हैं, लेकर आओ। बट प्रमोटर साहब जो फिजिकल में होल्ड करे हैं ना, उनको कंपलसरी काय में कन्वर्ट कराना है? आपको इक्विटी और आपको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में। आगे चले। दूसरा 9(2) बात करता है शेयर वारंट की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है। 9(2) हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ सकता है। अब आपके कुछ कुछ सवाल होंगे कि सर यार ये होता क्या है, वारंट वारंट क्या है ये? चलो, तो हम थोड़ी सी शेयर वारंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये कंसेप्ट होता क्या है। बहुत ध्यान से। तो आपके पास एक वर्ड लिखा है शेयर वारंट। शेयर वारंट मतलब मेरी कंपनी ने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करा और वो इंस्ट्रूमेंट आपको एक राइट देता है भविष्य में उस के रिस्पेक्ट में आप कंपनी के क्या ले सकते हैं? शेयर्स, राइट। बहुत ध्यान से। तो शेयर वारंट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो इसका बियरर है, जो इसका होल्डर है, उसको राइट मिलता है कि भाई आप क्या ले सकते हैं कंपनी से? शेयर। से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने मिस्टर ए को ये वारंट इशू करा। अच्छा, मेरी कंपनी वरना क्या करती कि भाई आपको इक्विटी शेयर्स देना है, बराबर है, तो आप क्या करते? आप एक काम करो, सामने वाले को इक्विटी शेयर दे दो, उसका नाम रजिस्टर और मेंबर दे दो। मेरी कंपनी ने दूसरा काम करा, मेरी कंपनी ने आज आपको शेयर वारंट दे दिया और शेयर वारंट किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए ने ट्रांसफ़र कर दिया ये मिस्टर बी को। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का है। अब ये जो बी को ट्रांसफ़र किया है, याद रखना ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट होगा कि जो भी होल्डर है इसका, राइट। अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में होल्डर कौन है? सब मिस्टर बी। तो कल के दिन मिस्टर बी को 1,000 रुपये के बदले में इक्विटी शेयर्स इनको इक्विवेलेंट अमाउंट के मिल सकते हैं। ये होता है आपका शेयर वारंट, वो भी फुल्ली पेड अप वाले। यहाँ पर जो भी मिलेंगे वो कौन से होंगे आपके पास? फुल्ली पेड अप वाले, राइट। तो ये है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो शेयर वारंट से ताल्लुक रखता है, बट 1956 वाले एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। 1956 वाले में सेक्शन 114, 115 हुआ करता था जो इसके इर्द गिर्द की बातें करता था। सब 114 वाला है इशू वाला, इशू एंड इफेक्ट ऑफ शेयर वारंट टू बियरर। बियरर पे क्या है, इसके अगर इशू करना है तो क्या प्रोविज़न है, और शेयर वारंट और एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सेक्शन 115 बात करता है। तो दो तरीके के सेक्शन थे 1956 में जो बात करते थे शेयर वारंट से रिलेटेड। 2013 में कंप्लीटली ये प्रोविज़न को अलग कर दिया सरकार ने। अब ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है।
तो आपका सवाल होगा कि 2013 में शेयर वारंट कंपनी इशू नहीं कर सकती क्या? यस, 2013 वाले एक्ट में शेयर वारंट कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही कि जो 92 है, 92 किसके लिए बात कर रहा है? तो यहाँ पर हेडिंग में अगर आप देखोगे तो वो लिखा है कि जो भी शेयर वारंट इशूड है बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 के, कब इशू है? बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 के, मतलब प्रीवियस कंपनी लॉ में, मतलब हम बात करें 1956 में सब, या इसके प्रीवियस कंपनी लॉ, बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि 1910 में होगा, पर ठीक है, राइट, या इंग्लिश कंपनी लॉ में होगा, ऐसा नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो आपके शेयर वारंट होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, राइट, ध्यान से। तो हमको बात करनी है रूल 982 में। 982 में किसकी बात करनी है? हमको शेयर वारंट होल्डर्स की बात करनी है। क्या कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर वारंट कंपनी इशू कर सकती? आंसर इज नो। साफ साफ मना है कि भाई आप इशू नहीं कर सकते। तो क्या 1956 वाले जो इशू थे उनको 30 अगस्त 2013 को कैंसिल मानेंगे क्या? आंसर इज नो। भाई आप जो होल्डर हों उनके लिए ये प्रोविजन है रूल 92 का। अब लॉ ने बोला सच वारंट्स नॉट येट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। जो 92 वाले वारंट हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 में इशू हुए थे और वो आज की डेट तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, काय में? इक्विटी शेयर्स में। तो लॉ ने बोला आपके पास दो तरीके के सब रूल हैं, एक है रूल 92A और एक है रूल 92B। 92A है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन लेने का है, राइट। 92A क्या है? आपका इंफॉर्मेशन लेने का अबाउट द शेयर वारंट, कि भाई कौन होल्डर है, कितने होल्ड करे हो, तो ये सब कुछ प्रोविजन कहाँ पर है? आपके 92A में। बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो इंटीमेशन टू आरओसी। अच्छा, इंटीमेशन टू आरओसी कौन देगा? इंटीमेशन प्रोविजन में कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। अबाउट डिटेल्स ऑफ शेयर वारंट, आपके पास जितने भी शेयर वारंट है उसकी जानकारी आपको देनी है आरओसी को। तो आरओसी को जानकारी देनी है तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पेपर पे लिया, एक पन्ने पे नाम लिख दिया ABC इतने इतने हैं इस तारीख से, ना। लॉ ने बोला हमें स्पेसिफिक जानकारी चाहिए। अब गवर्नमेंट को जब भी कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होती है तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म इशू कर देता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? PAS7 फॉर्म। PAS7 फॉर्म एक फॉर्म है जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि भैया कौन कौन आपके शेयर वारंट होल्डर हैं जिन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट अभी तक नहीं कराए हैं। ठीक है, तो हमें ये पता पड़ गया कि भाई 92A में क्या मांगा गया है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है पेंडिंग शेयर वारंट जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। कौन से फॉर्म में मांगी गई है? तो PAS7 वाले फॉर्म में मांगी गई है। याद कैसे करोगे? मतलब कुछ तो भी तरीका है, बट बेटा क्या करें, 9 - 2 = 7। अरे भाई पता है कि यार ये कुछ तो भी तरीका है, बट हमारे पास याद करने का तरीका यही है, आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कुछ तो भी मेथड से याद करना पड़ेगा। आगे कितने टाइम में देना है? तो लॉ ने बोला विद इन 3 मंथ। 3 मंथ कब से चालू होंगे? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक रूल आया था 2023 में। क्या आया था? एक रूल आया था साहब 2023 में, वो बात कर रहा है, राइट। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023। थोड़ा लंबा नाम है बट एक रूल आया था 2023 में जो ये बात कर रहा है कि भैया आपको क्या देना है, जानकारी देनी है। ठीक है, ये रूल कब आया था? ये रूल आया था 27 अक्टूबर 2023 को। तो यहाँ से अगर हम 3 महीने जोड़ें तो 3 महीने डेट क्या आ गई? 27 जनवरी 2024 तक कंपनीज को जानकारी देनी थी आरओसी को, एक पर्टिकुलर फॉर्म फाइल करके, PAS7 वाला ये फॉर्म फाइल करके आपको इंफॉर्मेशन देनी थी किसको? आरओसी को,
राइट। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई क्या होने वाला है। तो आपको 9(2)(a) का प्रोविजन मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लियर है कि आपको क्या देना है साहब। जिन भी शेयर वारंट होल्डर है 1956 वाले एक्ट के, उनकी जानकारी कंपनी को देनी है साहब कितने दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर। 3 महीना कब से, जब से ये रूल आया है। और रूल कब आया, 27 अक्टूबर 2023 में। कौन से वाले फॉर्म में देने, PAS 7 वाले फॉर्म में ये जानकारी देनी है। चले तो हाथों हाथ, क्योंकि हम भाई कंपनीज एक्ट को थ्योरेटिकली हमें नहीं पढ़ना है, राइट। समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते भी हैं। अब हम चले PAS 7 पे। तो ये जो PAS 7 वाला फॉर्म है, ये फॉर्म जो आया था PAS 7, तो इसमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो यहाँ पर है आपके सामने, राइट। देखो हेडिंग क्या दी है, PAS 7 डिटेल्स ऑफ पेंडिंग शेयर वारंट। अरे भाई यही तो मांगी गई इंफॉर्मेशन PAS 7 में। तो PAS 7 का जो फॉर्म है वो इस तरीके का आपको फॉर्म विजिबल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम थ्योरेटिकल कंपनीज एक्ट को नहीं पढ़ते। थ्योरी में मज़ा नहीं आता जब तक उसको लिंक ना करो यार प्रैक्टिकल से, तब तो दिमाग में फिक्स हो जाती चीज़ें कि कैसा है। अब ध्यान से, कंपनी से जानकारी मांगी गई है कौन से वाले रूल में, अभी हम पढ़कर आए 9(2)(a) में। कौन से वाले फॉर्म में, क्लास 7 में। क्या मांगी गई है, डिटेल्स ऑफ पेंडिंग शेयर वारंट। चले, सबसे पहले आपको देना है सब कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का सिन नंबर क्या है। डिटेल्स ऑफ पेंडिंग शेयर वारंट इशूड प्रायर टू द कंपनीज एक्ट 2013, वही पहले वाले। फॉर ईच अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस द अप्रूवल वॉज सॉट ऑन मोर देन वन ओकेशन। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अगर अप्रूवल कोई ली गई है वो दो। डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर वारंट, तारीख बताओ किस तारीख को इशू करे गए हैं। नंबर ऑफ शेयर अगेंस्ट विच द शेयर वारंट इशूड, कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में शेयर वारंट इशू करे गए हैं। डिटेल्स ऑफ पर्सन टू हुम द शेयर वारंट इशूड, किस किस व्यक्ति विशेष को आपने ये वारंट इशू करा है वो बताओ। सीरियल नंबर 1 2 3 4 डाल दिया। नेम ऑफ द पर्सन टू हुम शेयर वारंट इशूड, किस व्यक्ति को दिए गए। सर्टिफिकेट नंबर अगेंस्ट विच शेयर वारंट इशूड, सर्टिफिकेट नंबर बताओ। डिस्टिंक्टिव नंबर, एक यूनिक नंबर होगा उसका, वो बताना है आपको। और इनके रिस्पेक्ट में कितने शेयर्स इन्वॉल्व हैं ये भी आपको जानकारी देनी है PAS 7 में। डिक्लेरेशन, अब डायरेक्टर साहब एक डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पर कि आई डायरेक्टर ऑथराइज बाय द BOD ऑफ द कंपनी वाइड रिजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस, कि मैं जो जानकारी देना हूँ वो कंपनीज एक्ट 2013 को दिमाग में रखकर एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इंसिडेंटल। मतलब गवर्नमेंट ने आपसे क्या ले ली है जानकारी, कि भाई ये जानकारी पूरी की पूरी ट्रू है, करेक्ट है, कंप्लीट है। नहीं हुई तो सेक्शन 447 448 वो सारे के सारे सेक्शन लगा देंगे आपके ऊपर हम, कल के दिन दिक्कत हुई तो, राइट। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से, टू बी डिजिटली साइंड बाय डेजिग्नेशन डालना है। डायरेक्टर है, MD है, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, कौन साइन कर रहा है वो बताओ। डिन नंबर दे दो इनका, या पैन नंबर दे दो, या जो भी है। सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ये भी मतलब लॉ ने बोला हम डायरेक्टर की बात को ज़्यादा नहीं मानते साहब जब तक कोई CA CS CWA साइन ना करे। ये देखो इनके DSC लगवा लिया गवर्नमेंट ने। मतलब ये वाले फॉर्म पे कंपलसरी प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है, ताकि कल के दिन अगर हुआ तो हम प्रोफेशनल का भी गला पकड़ पाए। लॉ वालों को विश्वास नहीं है किसके ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर। उन्होंने बोला यार डायरेक्टर की बात मत करो, डायरेक्टर तो चोर होता है। चलो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये देखो, अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी ना तो 448 449 के प्रोविज़न लगा देंगे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन तो ये इन्फॉर्मेशन तो सब पे लगेगी 448 449 में। फॉल्स प्रोविज़न जो हैं, देखो, आई फर्दर सर्टिफाई दैट, प्रोफेशनल सर्टिफाई करा रहे हैं, द रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर वारंट हैव बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, signed by the required officers of the company, maintained and were found to be in order. All the requirement attached have been completely and legibly attached to this form. साइन कौन करेगा, ये तीनों CA CS, कोई भी एक बंदा, प्रोफेशनली बंदा
साइन कर देगा, ये चीज हमारे पास काम की है। तो आपको पास 7 किस तरीके से दिखता, कैसी इंफॉर्मेशन मांगती, वो हमने पूरी बात कर ली है। अब आगे 9(2)(b) क्या बोल रहा है? सरेंडर एंड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर वारंट। 9(2)(a) में 3 महीने में जब से ये रूल्स आए हैं तब से उन्होंने आपसे ले ली सब इंफॉर्मेशन, आपसे ले ली जानकारी। और 9(2)(b) में क्या बोल रहा है? वो सरेंडर एंड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर वारंट की बात कर रहा है। कंपनी शैल रिक्वायर बियरर ऑफ शेयर वारंट टू, भाई जो भी आपके पास शेयर वारंट है ना उनको सरेंडर करो, भले ही उसका टाइम ड्यूरेशन खत्म ना हुआ हो, एंड गेट शेयर्स डीमटेरियलाइज इन देयर अकाउंट। मतलब सीधी बात है, आप शेयर वारंट जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना, उसको हम कंपनी को वापस कर दो। कंपनी उसको डीमैट में कन्वर्ट कराकर आपके पास में क्या कर देगी साहब? इक्विटी शेयर दे देगी। कितने टाइम में कराना है ये पूरा का पूरा? 6 महीने में। कब से? ड्यू डेट है 27/4/2024। ये ड्यू डेट कितने महीना है? 6 महीना। ये 6 महीने भी कहाँ से चालू होगा? यहीं से चालू होगा। 27/10/2023 में आप 6 महीने जोड़ दोगे तो 27 अप्रैल 2024 आएगा। इसके लिए कंपनी को इशू करना है नोटिस पास 8 में। ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक नोटिस, लॉ आपसे एक नोटिस इशू करा रहा है। नोटिस कौन सा है यार? पास 8 में, राइट? ध्यान से, पास 7 हमने बात करी, अब हम बात करेंगे पास 8 की बात, राइट? चले, तो ये आपके पास है नोटिस। क्या बोल रहा है वो नोटिस में? ध्यान से, पास 8 में नोटिस फॉर बियरर ऑफ पेंडिंग शेयर वारंट। रूल नंबर कौन सा है? 9(2)(b) नोटिस। कंपनी का नाम लिखो भाई। Pursuant to Rule 9(2)(b) of the company's prospectus and allotment of security rules 2014, every bearer of share warrant is required to surrender the relevant share warrant. आपके पास जो शेयर वारंट है होल्ड करे वो हमको सरेंडर कर दो, विद द कंपनी कंसर्न फॉर कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू शेयर्स। याद रखना, हम आपके शेयर वारंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और इक्विटी शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करेंगे और आपके अकाउंट में उतने डीमैट कन्वर्ट करा के भेज देंगे। वारंट तो अब ऐसा मत सोचना कि हम वारंट, फिजिकल वारंट को डीमैट वारंट में कन्वर्ट करके देंगे ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू शेयर्स इन अ डीमैट फॉर्म। आगे, accordingly notice is hereby giving to every bearer, FT bearer of share warrant by name of the company to surrender, कि भैया आपने अपने शेयर वारंट सरेंडर करो कंपनी के पास ताकि आपको कन्वर्जन मिल पाए। इन केस द शेयर वारंट आर नॉट सरेंडर, अच्छा ये बोलता है रूल 9(3). ये क्या बोलता है आपका? रूल 9(3) कि आपने अगर सरेंडर नहीं किया, in case the share warrant are not surrendered within the period is referred to in 9(2)(b), the company shall convert the share warrant into shares and transfer the same to the IEPF, जो सरकार ने अपना खाता बनाया है 125 में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में, उस पर्टिकुलर फंड अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगी, राइट? ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ASD, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये आपके पास में है। पास 8 किस तरीके का दिखता है, कैसी बात करता है, वो सारी की सारी हमने बात कर ली है। ये नोटिस कौन देगा? कंपनी। किसको देगा? सब सारे के सारे शेयर वारंट को, कि भाई अपने वाले कन्वर्ट कराओ। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या होने वाला है 9(2)(b) वाला। अच्छा याद रखना, यहाँ पर आप जो सरेंडर करोगे ना, सरेंडर क्या करोगे? वारंट। इसके बदले में कंपनी क्या देगी आपको? इक्विटी, और इक्विटी को क्या कराएगी? डीमैट, और डीमैट कराने के बाद वो आपके अकाउंट में उतने रिस्पेक्टिव इक्विटी ट्रांसफर कर देगी। चले 9(3), एक ऑप्शन आपने 6 महीने में दे दिए, मतलब 27 अप्रैल 2024 तक आपने वो सरेंडर कर दिया, नहीं करा तो फेलियर, डिफॉल्ट। इफ बियरर डज नॉट सरेंडर वारंट विद इन 9(2) टाइम पीरियड। 9(2) टाइम पीरियड क्या है भाई? 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दैट रूल, 27/10/2023 से। देन कंपनी शेल, ऑप्शन नहीं है कोई भी, कंपनी को राइट दिया गया है, कंपनी शेल
कन्वर्ट कर देगी शेयर वारंट इनटू डीमैट फॉर्मेट में, और आपने जो भी प्रोसीड्स मिली हैं, जो भी शेयर्स आए हैं, वो सारे के सारे आईपीएफ में 125 में हम गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। आईपीएफ का कॉन्सेप्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्या काम होने वाला है। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी सब सेक्शन कौन सा है, 29 है, रूल कौन सा है, 9 है, दो तरीके के फॉर्म की बात करी, पास 7 की बात करी, पास 8 की बात करी। 9 टू ए वाले में पास 7 जाता, 9 टू बी वाले में पास 8 जाता। चल, अब नेक्स्ट प्रोविजन जो है हमारे पास रूल 29(1)(a), देखो बीच में इंसर्ट करा गया है सेक्शन 29(1)(a), डीमैट रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन अनलिस्टेड कंपनी। तो उन्होंने बोला जो भी कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर रही है या रखे हैं, वो कंपलसरी आपको डीमैट फॉर्म में ही कराना है, जो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 या उसके रेगुलेशन में बताया है। तो 9A बात करता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, कौन सी कंपनी के द्वारा, बाय अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर हमें कौन सी कंपनी के पढ़ना है यार प्रोविजन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, और टोटल जो सब रेगुलेशन है वो 11 है आपके पास में। बहुत ध्यान से, सिंपल तरीका। रूल कौन सा है, 9A। तो रूल 9A बोलता है, 9A सब रूल 1 कि एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल इशू सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट फॉर्म। आज के बाद आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी भी इशू करेगी तो सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही करना है, और जो एग्जिस्टिंग आपके पास पड़े हैं उनको भी कन्वर्ट कराओ किस में, डीमैट फॉर्म में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रूल 9A(1) जो है उसमें ये बात लिखी है। आगे बी क्या बोल रहा है इसका, एंटायर होल्डिंग ऑफ किसकी, कंपनी के प्रमोटर की, कंपनी के डायरेक्टर की, कंपनी के की मैनेजरल पर्सन की, राइट, तीनों की, कंपनी के प्रमोटर की, प्रमोटर का सेक्शन 2 क्लॉज, राइट, कंपनी का सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 2 क्लॉज 69 है, और सॉरी प्रमोटर का सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 2 क्लॉज 69 है। और प्रमोटर में बात करें तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है भाई, प्रमोटर मतलब 3 पॉइंट, पहला वाला जिस बंदे ने एनुअल रिटर्न पे साइन करा या जिसने प्रोस्पेक्टस पे साइन करा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तू कौन है, प्रमोटर, राइट। आगे, या जो बंदा कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर, या फिर जिस बंदे के डायरेक्शंस पर कंपनी का बोर्ड काम करता है उस बंदे को क्या बोलेंगे, प्रमोटर। डायरेक्टर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 34 में है, और डायरेक्टर मतलब जिस बंदे को अपॉइंट किया गया बोर्ड में उसको हम क्या बोलेंगे यार, डायरेक्टर, राइट। और केएमपी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 51 में है। केएमपी में कौन कौन आता है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, ये सारे के सारे बंदे किस में आते हैं आपके, केएमपी में। तो लॉ ने बोला इतने लोगों की होल्डिंग है ना जो सारी की सारी, वो किस में होना चाहिए, डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। जब भी मेरी कंपनी कोई क्या इशू कर रही है, जब भी मेरी कंपनी कोई ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज ला रही है उसके पहले डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। कोई कंपनी बायबैक इशू कर रही है, बायबैक लेकर आ रही है, उसके पहले होना चाहिए। बोनस इशू कंपनी लेकर आ रही है उसके पहले होना चाहिए। राइट ऑफर लेकर आ रही है उसके पहले होना चाहिए। बायबैक का सेक्शन 68, बोनस का 63, राइट इशू का 62(1)(a, और ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज का सेक्शन 23 मान ले हम, राइट। चल, तो ये आपके पास अलग अलग सेक्शन है। लॉ ने बोला आपको कन्वर्ट कराने पहले किसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी जो सेक्शन 21E ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में लगाया है वो बंदे को आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और भारत में 2 डिपॉजिटरी, एक है CDSL और एक है NSDL, राइट। इंडिया में 2 तरीके के डिपॉजिटरी काम करते हैं। अब
जो भी डिपॉजिटरी आपके कंपनी के इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करेगा डीमैट फॉर्म में, एक यूनिक नंबर देगा वो, उस यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए देगा वो, राइट। ISIN नंबर किसके लिए मिलेगा आपको? ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। और इन्फॉर्म करना है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को रिगार्डिंग डीमैट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी के लिए, राइट। आपको कंपलसरी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये क्या है आपका बी वाला पॉइंट। सी पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्डर। अब सिक्योरिटी होल्डर के क्या ऑब्लिगेशन है? तो रूल 9A सब रूल 3A में क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 कंपलसरी आपको डीमैट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर कर पाओगे। या 9A 3B क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज, ये बात कर रहा है ट्रांसफर की, ये बात कर रहा है सब्सक्रिप्शन की। आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 थ्रू आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सब्सक्राइब कर रहे हो, बोनस इशू के थ्रू या राइट इशू के लिए, भैया प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन नंबर 42 थ्रू शैल एंश्योर दैट सारे के सारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये कोई विशेष बात नहीं कर रहा है, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना या इशू करना है आपकी कंपनी को, तो आपको ये एंश्योर कर लेना है अपने पास में कि भाई ये प्रॉपर है, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करा है डीमैट का कि नहीं करा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। 9A5, अच्छा 4 क्या बोल रहा है? स्टेप्स क्या है फैसिलिटेशन की, ध्यान से। तो इन्होंने बोला साहब हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये अपन स्टेप्स की बात पहले ही कर चुके हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर सिक्योरिटीज इनटू डीमैट फॉर्मेट। आगे तो हमने क्या बात कर ली यहाँ पर? 9A1 की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली और ये 4 की बात कर ली, राइट। अब है 5, ऑब्लिगेशन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर वो बात करें। पहला, भाई आपने अपनी शेयर्स को, आपने अपने कंपनी के इक्विटी को डीमैट में कन्वर्ट करा लिया। अब यार डीमैट में कन्वर्ट करा लिया तो वो NSDL CDSL की फीस पे करनी पड़ती है हर साल की, आपको रजिस्ट्रार टू एन इशू की फीस पे करनी पड़ती है, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। टाइमली पेमेंट ऑफ फीस टू डिपॉजिटरी, जो भी डिपॉजिटरी है उसकी फीस हो टाइमली, हर साल की फीस फिक्स होती है। रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट इंक्लूडिंग एडमिशन फीस, जब आप डीमेट कराने आए थे तब आपने एक फ़ीस दी होगी, वो फीस देना है टाइमली। और एक एनुअल फीस होती है 10,000 15,000 के आसपास, वो आपको एक साल में एक बार फीस देनी पड़ती है। कौन देगा? कंपनी। किसको देगा? डिपॉजिटरी को, रजिस्ट्रार टू एन इशू को, दोनों को अलग अलग फीस जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के प्रोविजंस हैं। कंपनी शेल मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट ऑल टाइम्स, कितने रुपए के बराबर? लॉ ने बोला जितनी साल भर की फीस है ना उसका 2 टाइम्स इतनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती, काइंड ऑफ FD जैसा। किसको? डिपॉजिटरी को, RTA को। क्यों देनी पड़ती है ऐसा? गवर्नमेंट थोड़ा इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कल के दिन ऐसा ना हो ये खा के भाग गए तो। कंप्लाइंस विद द सेबी डिपॉजिटरी डायरेक्शन इशूड बाय, सेबी ने कोई डायरेक्शन इशू करे हैं, डिपॉजिटरी ने, आपको उनका भी कंप्लाइंस करना है। ये 3 तरह की ऑब्लिगेशन किसकी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। आगे 5 के बाद 6 है, आपने फीस का पेमेंट नहीं करा, आपने जो सब रूल 5 है जो फीस की पेमेंट बात कर रहा है, इनमें से आपने किसी का भी डिफॉल्ट कर दिया तो लॉ ने बोला कंपनी को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि भाई आप ना तो ऑफर कर सकते सिक्योरिटीज़ का, ना ही बायबैक कर सकते, ना बोनस इशू ला सकते, ना राइट इशू ला सकते, जब तक कि आपने इनका पेमेंट नहीं करा। याद रखना 9A सब रूल 6 ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है और किसी चीज़ के डिफ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहा है। 7,
एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉ, एक तो लगेगा डिपॉजिटरी एक्ट 1996, एक लगेगा सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस 2018 और सेबी आरटीए रेगुलेशन 1993। ये आपके ऊपर प्रोविजन लगने वाले हैं, ये आपके ऊपर अलग अलग रेगुलेशन, जब आप कंप्लाइंस करने जाओगे तो ये सारे रेगुलेशन लगने वाले हैं। ये वाला सब रूल 8 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको फाइल करना है पास 6। क्या फाइल करना है? PAS 6। ये फॉर्म हर 6 महीने में फाइल करना पड़ता है कंपनी को। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कवर्ड अंडर रूल 9A, अगर आप 9A में कवर हो गए तो आपको फाइल करना है PAS 6। किसके पास में? ROC के पास में। कितने टाइम में? 60 दिन में फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। सर्टिफाइड कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग CA या प्रैक्टिसिंग CS। ये आपको फाइल करना है, राइट? पास 6 वाला फॉर्म 9A में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंप्लाइंस हो गया है। चले अब हम पहले पास 6 देख लेते हैं कि भाई पास 6 कैसा दिखता है, जो कंप्लाइंस हमें फाइल करना है। ये देखो हेडिंग क्या दी गई है? रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट हाफ ईयरली। हर 6 महीने के बाद आपको फाइल करना है, ये ध्यान से। Pursuant to sub rule 8 of rule 9A companies prospectus allotment of security rules 2014। रूल सब रूल कौन सा है? 8। हमने क्या बात करी थी? 8। भाई जो भी पढ़ रहे हैं ना आप, ये थ्योरेटिकल नहीं है, सब चीज प्रैक्टिकल है। 8। अब all information shall be furnished for the half year ended 31st September and 31st March। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ये आपको 2 बार देनी है, एक तो 30 सितंबर को देनी है और 31 मार्च को देनी है। मतलब 31 मार्च से पर्टेनिंग है। इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच ISIN सेपरेटली। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको देनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी का सिन नंबर दोगे, कंपनी का सिन नंबर दोगे, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, किस IN से, किस ISIN से लेकर किस ISIN तक फाइल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो देना है आपको जानकारी। मतलब ISIN नंबर तक इन्फॉर्मेशन देना है आपको, क्योंकि हर कंपनी का ISIN का नंबर रहेगा इक्विटी शेयर्स का। पीरियड ऑफ फाइलिंग, कहाँ से कहाँ तक फाइल कर रहे हैं वो बताओ। डिटेल्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कैपिटल कितनी क्या है वो बताना है आपको। इशूड कैपिटल कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स वो बताओ, परसेंटेज ऑफ टोटल इशूड कैपिटल का वो बताओ, कितने CDSL के पास रखे हैं डीमैट में, कितने NSDL के, मतलब मेरी कंपनी अलग अलग भी रख सकती है, कितने फिजिकल फॉर्म में रखे हैं कुछ तो वो बताओ। टोटल ऑफ शेयर्स BCD तीनों का एडिशन। रीजन फॉर डिफरेंस इन 5A 5B, 5A और 5B में डिफरेंस क्या है? 5A एंड 5E, राइट? वो डिफरेंस आपको बताना है। अरे भाई यहाँ पर तो हो गया टोटल कंपनी ने कितना इशू करे हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये आपको इन दोनों का डिफरेंस रिपोर्ट करना है। इफ देयर इज सम डिफरेंस, डिटेल्स ऑफ चेंज इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द हाफ ईयर अंडर कंसिडरेशन एज पर टेबल बिलो। राइट इशू लेकर आए थे क्या, बोनस लाए थे क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, अमालगमेशन में, कन्वर्जन में, बायबैक, कैपिटल एक्शन फॉर फ्यूचर, एनी अदर इशू वो स्पेसिफाई करो। कितने शेयर इशू करे हैं बोनस राइट इशू में वो बताओ। वेदर क्या इंटीमेट करा क्या NSDL को वो बताओ, CDSL को इंटीमेट करा क्या ये बताना है आपको, राइट? ये डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर के पास डीमैट फॉर्म में कितने हैं, फिजिकल कितने हैं, टोटल कितने हैं, डायरेक्टर के पास, KMP के पास। मतलब ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो आपने डिफॉल्ट करी है 9 की, तो ही समस्या है। वेदर द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अपडेटेड, यस या नो, वो टिक लगाना है आपको। इफ नॉट, अप टू किस तारीख तक अपडेटेड है ये बताओ। वेदर देयर वाज अ डीमेटलाइन शेयर इन एक्सेस ऑफ द प्रीवियसली हाफ ईयर पीरियड वो बताना है आपको। हैज द कंपनी रिजॉल्व द मैटर मेंशन इन पॉइंट 10, चेंज था तो रिजॉल्व किया कि नहीं करा। मेंशन द टोटल नंबर ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट इफ एनी कंफर्म्ड आफ्टर 21 डेज,
एंड द टोटल नंबर ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट पेंडिंग बियॉन्ड 21 डेज, वो बताओ, मतलब 21 दिन में कंफर्मेशन टाइप का होना चाहिए। नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी CACS जो सर्टिफाई कर रहा है इस फॉर्म को, ताकि हम उसका गला पकड़ सके। वेदर देयर इज अ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन एजेंसी फॉर शेयर रजिस्ट्री वर्क, अलग से किसी को RTA को अपॉइंट करा गया। इफ यस, नेम बता। एनी अदर डिटेल्स विच दैट द प्रोफेशनल साइन इन दिस फॉर्म में लाइक टू प्रोवाइड। ये सारी की सारी आपको जानकारी देनी है। वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन है कि भाई मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, डायरेक्टर वगैरह का नाम आएगा, और ये सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। याद रखना, सब सर्टिफिकेशन है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसमें लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो कुल मिलाकर इस तरीके का आपका फॉर्म होता है। सर कौन सा वाला है? PAS 6 की बात। PAS 6 का फॉर्म है, ये रिकंसिलेशन है शेयर कैपिटल का ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली मतलब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, सितंबर एंड मार्च। चले, अब प्रोविजन पर आए। आपको ये फाइल कितने दिन में करना है? 60 दिन के अंदर, सितंबर से 60, मार्च से 60 दिन के अंदर। चल, तो मेरे ख्याल से ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। रूल कौन सा है? 9A8 वाला। आगे 9A8A, रिपोर्टिंग डिफरेंस इन कैपिटल इफ एनी डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन इशूड कैपिटल एंड कैपिटल हेड इन डीमैट। तो कंपनी को हाथों हाथ इंटीमेट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी को, वो तो आपको उनको भी रिपोर्ट करना है सब डिपार्टमेंट को, ROC को। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऑल ग्रीवेंसेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर शैल बी फाइल्ड बिफोर IEPF, अथॉरिटी के सामने आपको फाइल करना है। विल टेक एक्शन अगेंस्ट द डिपॉजिटरी के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट में एक्शन लेगा, RTA के अगेंस्ट में सिर्फ सेबी से बात करने के बाद, ओनली आफ्टर प्रायर कंसल्टेशन ऑफ सेबी। 11 सब रूल 11 क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन अप्लाई। ये जो रूल है 9A जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को डीमैट के लिए बोलता, लॉ ने बोला ये 406 वाली कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, ये होली ओन सब्सिडी कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये 3 तरीके के एक्सेप्शन है, इनको ये 9A का प्रोविजन का डीमैट वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं करना है। 29(2) ऑप्शन टू इशू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल और डीमैट फॉर्म, एप्लीकेशन टू एनी कंपनी अदर देन द कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 29(1). तो वो क्या बोल रहा है भाई? अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो सब सेक्शन 2 में ये बात करी गई है दूसरी कंपनी के लिए। अब ध्यान से, रूल 29B में प्रोविजन है इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज फॉर्म बाय प्राइवेट कंपनी। अब कौन सी कंपनी की बात है यार? प्राइवेट कंपनी की बात है। इसका मतलब कि भाई प्राइवेट कंपनी, अच्छा प्राइवेट कंपनी में भी स्मॉल कंपनी को छोड़कर मेजॉरिटी, यहाँ पर प्रोड्यूसर कंपनी की भी बात करी गई है कि भाई प्रोड्यूसर कंपनी को भी एक निश्चित समय के बाद ही कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ध्यान से, किस किस के ऊपर प्रोविजन लगेगा? तो उन्होंने बोला एप्लीकेबल टू एवरी प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन लगने वाला है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में है उस कंपनी की बात करेगा। अच्छा, ये आपको जो स्मॉल कंपनी को चेक करना है वो कब चेक करना है? एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023, बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, देन कंपनी को कंप्लाई करना था 18 महीने के अंदर। अगर आपकी कंपनी इस तारीख के बाद स्मॉल कंपनी नहीं है तो आपकी प्राइवेट कंपनी को 18 महीने में फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर आपको इस प्रोविजन का कंप्लायंस करना था। प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, ये थोड़ा अलग बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है? रिलैक्सेशन फॉर प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी को 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई थी कि भाई 5 साल के बाद कन्वर्ट करवा लेना। सेकंड प्रोविजो, स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर नॉन प्रोड्यूसर प्राइवेट कंपनी अदर देन प्रोड्यूसर कंपनी एंड नॉट स्मॉल कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023,
में कंप्लाई बाय 30 जून 2025, राइट। थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया था कि भाई आपको कंप्लायंस करना है 30 जून 2025 तक। कौन सी कंपनी को? जो स्मॉल कंपनी नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, मतलब नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, जिस पर ये प्रोविज़न लग रहा था। आफ्टर द डेट, ये डेट खत्म निकलने के बाद 30 जून 2025 के बाद, बिफोर मेकिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे बायबैक दो, चाहे बोनस लाओ, चाहे राइट लाओ, कंपनी को इंश्योर करना है कि सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर की, डायरेक्टर साहब की, केएमपी की। प्रमोटर का सेक्शन 2 क्लॉज 69, डायरेक्टर का 234, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 34, केएमपी का 2 क्लॉज 51, डीमैट में कन्वर्ट करा ली है। इफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटी वांट्स टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज, तो भैया आपको डीमैट कराना है ट्रांसफर के पहले। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई रूल 9A जो अनलिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस की बात करता है, उसमें सब रूल 4 से लेकर 10 तक ये भी यहां पर लगेंगे 9B के ऊपर। फिर से रिपीटेशन नहीं बोला, सेम के सेम प्रोविजन यहां भी लगेंगे। एक्सेप्शन 9B अगर आपकी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है तो उस पर नहीं लगता है, राइट। तो आपकी ऐसी प्राइवेट कंपनी को ये कराने की ज़रूरत नहीं है। बट लॉ ने बोला ऐसा कोई भी काम करना है तो भाई आपको कंपलसरी कराना पड़ेगा। इशू कर रहा है सिक्योरिटीज तो डीमैट फॉर्म में इशू करो, फैसिलिटेट करेगा डीमैटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ये हमारे पास 9B में प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रोविजन है कि भाई क्या कंसेप्ट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पूरा का पूरा सेक्शन 29 समझ में आया। हमने रूल 9 की बात करी, रूल 9A में पास 7 की बात करी, 8 की बात करी जो 92A है और 92B है। फिर रूल 9A में हमने और क्या बात करी, वहाँ पर सब रूल 8 जो है उसमें बात करी हमने पास 6 की, कि आपको हर 6 महीने में 60 दिन के अंदर आपको PAS 6 फाइल करना, रिकन्सिलेशन टाइप है, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, सेक्शन नंबर 29 की बात जो हमने की है। सेक्शन नंबर छोटा सा है 30, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। वेयर एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश, देन तो क्या क्या आपको डिटेल डालनी है, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट वो बताओ। अरे प्रोस्पेक्टस को कभी भी छापोगे तो ये तो सब देना ही है। मेंबर की लायबिलिटी किस तरीके की है वो बताओ, ये वाली ये वाली ये वाली। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताओ। अमाउंट नेम ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम वो बताना है आपको। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज वो बताना। कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, ये आपको सारी का सारा एडवर्टीजमेंट देना है जब भी आप ऐड देने जाओगे। तो ये छोटा सा सेक्शन 30 था जो बात करता था एडवर्टीजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, राइट। चले, तो यहां तक हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट करा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।